So students, today we will learn about total number of combinations. We will discuss about total number of combinations. ये हमारा अगला टॉपिक है. तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास 10 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं. लाइक वन बॉल इज रेड, वन बॉल इज ब्लैक, वन बॉल इज येलो, वन बॉल इज ऑरेंज, वन बॉल इज वाइट, वन बॉल इज वी कैन से इट इज ब्लू. ठीक है. सो लाइक दिस वी हैव 10 डिस्टिंक्ट बॉल्स या 10 डिफरेंट बॉल्स. ऑल बॉल्स आर डिफरेंट. सो मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी कैन मेक आउट ऑफ दीज 10 बॉल्स. तो आप पूछेंगे सर कितने बॉल्स लेके कॉम्बिनेशन बनाना है. तो मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. तो बच्चों टोटल अगर कॉम्बिनेशंस की बात करूं, इसका मतलब ये जो 10 बॉल्स हैं इनमें से मैं वन बॉल अगर सेलेक्ट कर लूं तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है. द कॉम्बिनेशन ऑफ वन बॉल. ठीक है. अगर मैंने रेड बॉल उठाई तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन बॉल एंड द बॉल इज रेड. एंड if I pick blue ball then it is a combination of one ball. ठीक है. जिसमें क्या कौन सी बॉल है? ब्लू बॉल. तो मैं पूछूं कि हाउ मेनी combinations can we make taking one ball out of 10 distinct balls. So we can say कि अगर हमें एक एक बॉल ही उठानी है तो क्या करेंगे, कितने तरीकों से एक एक बॉल सेलेक्ट की जा सकती है? 10C1 वेज से. कितने तरीकों से बच्चों? 10C1. isn't it? अब मैं पूछता हूं कि दो बॉल्स के टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. तो सिंपल, जितने तरीकों से 10 में से 2 बॉल सेलेक्ट कर पाएंगे उतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 10C2 लाइक दिस. और अगर हम बोले कि 3 के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो 10C3. और मैं पूछूं कि 10 में से पूरी 10 बॉल उठा के कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? दैट इज 10C10. इसका आंसर ऑब्वियसली बात है बच्चों 1 ही आएगा, क्योंकि 10 में से पूरी 10 बॉल्स उठाओगे तो एक ही कॉम्बिनेशन है, या उसको हम लिख सकते हैं 10C10. 10 में से हम पूरे 10 सेलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो बच्चों ऐसे ही क्या है, अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं या n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं तो उनमें से कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं टेकिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ देम. ठीक है. तो बच्चों देखो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स. ध्यान रखिएगा बच्चों, पहला केस है कि हम बात कर रहे हैं सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स हैं वो सारी की सारी थिंग्स क्या है? डिफरेंट है. ऑल डिफरेंट. ठीक है. तो बच्चों एन डिस्टिंक्ट थिंग्स में से कितने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? तो बच्चों या तो 1 के कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो 1 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? जितने तरीकों से मैं 1 थिंग या 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाऊंगा. कितने तरह से कर पाऊंगा? NC1. ऐसे बच्चों दो थिंग्स लेके कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? तो NC2. ऐसे 3 थिंग्स लेके टोटल कॉम्बिनेशन NC3. और बच्चों लास्ट में पूरी की पूरी n में से n थिंग्स लेके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? NCN. तो बच्चों ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं टेकिंग एटलीस्ट वन थिंग मतलब कम से कम एक उठा सकते हैं, 2 उठा सकते हैं, 3 उठा सकते हैं, पूरे के पूरे भी उठा सकते हैं. तो इसका मतलब बच्चों द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग, माइंड द वर्ड एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो हम इसको बोल देंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. मतलब सारे कॉम्बिनेशन आगे जिसमें 1 बॉल भी आती है, 2 बॉल वाले भी, 3 बॉल वाले भी, 4 बॉल वाले भी, 10 के 10 बॉल वाले भी. ठीक है. तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं. तो बच्चों जब हम इसका सम करते हैं NC1 से NCN तक तो वी विल गेट 2n-1. अब बच्चों ये कैसे आता है? हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं कि द सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, जैसे NC0 से NC0, NC1, NC2 अप टू NCN जो सम होता है बच्चों वो होता है 2n. तो बच्चों यहाँ पर NC0 की जो वैल्यू होती है ऑब्वियसली बात हम जानते कितनी होती है 1. तो इस NC0 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? सम NC1, NC2 अप टू NCN सम बचेगा. और किसके इक्वल आ जाएगा? जब इस चीज को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो इट विल बी 2n-1. ठीक है बच्चों. तो ये था कि n ऑब्जेक्ट्स में से कम एक ऑब्जेक्ट से लेके टोटल सेलेक्ट करके टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हम फॉर्म कर सकते हैं. बच्चों देखिए इस चीज को मैं एक और तरीके से कर सकता हूं. ठीक है. अगर मैं यही बात करता जो हमने 10 बॉल्स का एग्जांपल दिया कि अगर हमारे पास 10 डिस्टिंक्ट बॉल्स थी, ठीक है, उसमें से मतलब 10 डिस्टिंक्ट बॉल्स से कितने डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. तो बच्चों बोलेंगे एटलीस्ट 1 बॉल सेलेक्ट करो तो 10C1 कॉम्बिनेशंस, और 2 बॉल सेलेक्ट करो तो 10C2 मतलब एटलीस्ट 1 नहीं बोलेंगे बच्चों, एक्जैक्टली 1 बॉल सेलेक्ट अगर करते हैं तो 10C1 इतने कॉम्बिनेशन 1 बॉल के बन सकते हैं. 10C2 का मतलब है इतने कॉम्बिनेशन 2 बॉल्स के बन सकते हैं. 10C3 का मतलब इतने कॉम्बिनेशन 3 बॉल्स के बन सकते हैं. और 10C10 मतलब, तो इन सबको जब सम करेंगे बच्चों, मतलब 10C10 का मतलब है पूरे के पूरे 10 उठा के कॉम्बिनेशन. तो बच्चों जब इनको सम कर रहे हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है आंसर कितना आएगा इस फॉर्मुला से? 2n-1. ठीक है बच्चों, 2n-1. बच्चों उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं,
समझिएगा इस चीज को। तो हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या नहीं ले रहे हैं, हम बस वो केस नहीं ले रहे हैं जब हम एक भी बॉल सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वरना हम सारे केसेस ले रहे हैं जब हमने एक बॉल सेलेक्ट की है, जब हमने दो बॉल सेलेक्ट की है, जब हमने तीन बॉल सेलेक्ट की है, जब हमने चार बॉल सेलेक्ट की है, जब हमने पूरी की पूरी n की n बॉल सेलेक्ट की है। इसका मतलब सारे पॉसिबल केसेस हमारे पास होंगे, इसका मतलब हर बॉल को हमने सेलेक्ट होने के चांसेस दिए हैं पूरे पूरे। तो हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों कि मेरे पास n बॉल्स रखी हुई हैं, देखिएगा n डिस्टिंक्ट बॉल्स रखी हुई हैं, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल अप टू nth बॉल, n डिफरेंट बॉल्स बच्चों रखी हैं। अब मेरा काम यह है कि मैं चाहूं तो एक बॉल उठाऊं, चाहूं तो दूसरी बॉल उठाऊं, चाहूं तो तीसरी बॉल उठाऊं, या 1 2 3 कोई ना उठाऊं, अगली वाली उठाऊं, क्योंकि मैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बच्चों देख रहा हूं तो मेरे पास सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैं फर्स्ट बॉल के पास जाऊं और अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, आइदर आई विल सेलेक्ट द फर्स्ट बॉल और आई विल रिजेक्ट द फर्स्ट बॉल। तो फर्स्ट बॉल को रिजेक्ट या सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 2, ठीक है। तो फर्स्ट बॉल के पास जाने पर हम दो काम कर सकते हैं, सेलेक्ट रिजेक्ट। तो इस काम को करने के तरीके मतलब हम बोल सकते हैं कि वी हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट बॉल, और फर्स्ट बॉल से गो थ्रू करने के दो तरीके हैं, या तो मैं उसको छोड़ूंगा या मैं उसे ले लूंगा, ठीक है। तो बच्चों दो तरीके, सेकंड बॉल के पास गया, सिंस द बॉल इज डिफरेंट, तो सेकंड बॉल जो है उसके पास फिर से मेरे पास दो चॉइसेस हैं, आइदर आई विल सेलेक्ट दैट बॉल, मान लो सेकंड बॉल इज ब्लैक कलर बॉल, आइदर आई विल सेलेक्ट ब्लैक कलर बॉल और आई विल रिजेक्ट ब्लैक कलर बॉल, मतलब या तो मैं ब्लैक कलर की बॉल को छोड़ दूं या सेलेक्ट कर लूं। तो सेकंड बॉल से गो थ्रू होने के कितने वेज हैं? दो तरीके। थर्ड बॉल मान लेते हैं ग्रीन कलर की बॉल है, तो आइदर आई विल सेलेक्ट द ग्रीन बॉल इन माय कॉम्बिनेशन और आई विल नॉट सेलेक्ट द ग्रीन बॉल इन माय कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ग्रीन बॉल को सेलेक्ट करने या रिजेक्ट करने के या ग्रीन बॉल से गो थ्रू होने के हाउ मेनी वेज वी हैव? 2 वेज। तो बच्चों ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, टोटल कितनी बॉल्स है मेरे पास? n बॉल्स। तो मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 हाउ मेनी टाइम्स कर लूंगा बच्चों? n टाइम्स, क्योंकि मैं लास्ट बॉल तक जाऊंगा तब भी मेरे पास दो ही चॉइसेस हैं। तो बच्चों मेरे पास जो आंसर यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 करके वो आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n में मैंने सारी पॉसिबिलिटीज काउंट कर ली, हर बॉल को मैंने दो तरीके से क्या किया है? गो थ्रू किया है, एक बार उसको सेलेक्ट भी किया है और एक बार मैंने रिजेक्ट भी किया है। इसका मतलब मैंने सारे वो कॉम्बिनेशंस लिए हैं जिनमें कोई भी पर्टिकुलर बॉल सेलेक्ट भी हुई है और किसी केस में रिजेक्ट भी हुई है, किसी कॉम्बिनेशन में रिजेक्ट भी हुई है, ठीक है। आई हैव गिवन ईच एंड एवरी बॉल टू ऑप्शंस इक्वली, द ऑप्शन ऑफ सिलेक्शन एंड द ऑप्शन ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, बीइंग सेलेक्टेड और बीइंग रिजेक्टेड, ठीक है। दीज आर द चॉइसेस टू एवरी बॉल। तो बच्चों यहां पे देखिएगा, इसका मतलब एक केस ये भी आएगा जब मैंने शुरू की 4 बॉल सेलेक्ट की होंगी और बाकी सबको रिजेक्ट किया होगा, इसमें काउंट हो गया बच्चों। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बॉल्स आ जाएगा। बच्चों एक बार वो भी आया होगा जब मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, मतलब सारी बॉल छोड़ के केवल लास्ट की 2 बॉल सेलेक्ट की हैं बच्चों, ठीक है। कितनी? लास्ट की 2 बॉल सेलेक्ट की हैं, तो इसका मतलब 2 का कॉम्बिनेशन आ गया ये, ठीक है। या बच्चों हो सकता है मैंने सेकंड और थर्ड बॉल सेलेक्ट की है, बाकी सब रिजेक्ट कर दी, तो ये भी 2 का कॉम्बिनेशन आ गया। लेकिन बच्चों हर बॉल का मैंने इक्वल चांसेस दिए, इसका मतलब एक केस वो भी आएगा जब मैंने फर्स्ट बॉल भी रिजेक्ट की है, सेकंड बॉल भी रिजेक्ट की है, थर्ड बॉल भी रिजेक्ट की है और nth बॉल भी रिजेक्ट की है, मतलब मैंने सारी बॉल रिजेक्ट कर ली, वो भी इसमें एक तरीका इंक्लूडेड है। लेकिन उस केस में हम बात करें तो आई हैव सेलेक्टेड नथिंग, नो बॉल। इसका मतलब वो जो केस है वो है जब मैंने एक भी बॉल सेलेक्ट नहीं की है। तो बच्चों कॉम्बिनेशन कहां बना हमारा? सही बात है, हमें तो वो कॉम्बिनेशन लेने जिसमें कम से कम एक बॉल सेलेक्ट करनी हो, कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो। इसका मतलब बच्चों वो जो केस है जब मैंने सारी बॉल रिजेक्ट की हैं, ऐसा एक केस आएगा, वो केस मुझे नहीं इंक्लूड करना है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस में से, टोटल नंबर ऑफ वेज में से अगर मैं ये वाला वे माइनस कर दूं जिसमें आई हैव रिजेक्टेड each and every ball, I have rejected all the balls, अगर मैं वो वाला केस माइनस कर दूं तो कौन से केसेस बचेंगे? वो केसेस बचेंगे when I have selected at least 1 ball out of n distinct balls, ठीक है बच्चों। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। हमको ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, either I will select the ball और रिजेक्ट द बॉल बिकॉज ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट। इसलिए हर बॉल के पास 2 चॉइसेस है, या तो उसे लें या उसे ना लें, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां से भी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों दूसरा केस की बात करते हैं, व्हेन थिंग्स आर ऑल अलाइक। तो मैं बच्चों बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि अब मेरे पास क्या करना है, 10 बॉल्स हैं बच्चों और 10 बॉल एक जैसी दिखती हैं, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 10 बॉल्स एक जैसी दिखती हैं। तो मान लेते हैं सारी की सारी 10 बॉल एक ही जैसी दिखती है, व्हाइट कलर की। तो मैं बच्चों आपसे पूछूं कि 1 बॉल लेके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो अब हम बात करेंगे कि सिंस सारी बॉल ही एक जैसी हैं तो आप कोई भी एक व्हाइट बॉल उठाइए या कोई दूसरी व्हाइट बॉल उठाइए, दोनों कॉम्बिनेशन सिमिलर ही होंगे, कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं है। इसका मतलब हम कोई भी एक बॉल उठा लें,
इसका मतलब कोई भी एक बॉल उठाने पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, वही एक बॉल का कॉम्बिनेशन होगा। अगर आप सोचें कि मैं पहली बॉल ना उठा के 10वीं बॉल उठाऊं तो भी बच्चों कॉम्बिनेशन दोनों सिमिलर ही बनेंगे। इसका मतलब 10 आइडेंटिकल बॉल में से अगर मैं पूछूं कि कितने तरीकों से एक बॉल सेलेक्ट की जा सकती है, तो बच्चों एक ही तरीके से सेलेक्ट की जा सकती है। अब बच्चों मैं पूछूं कि दो बॉल सेलेक्ट करके कितने कॉम्बिनेशन बनाए सकते हैं, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो बच्चों सिंस बॉल्स आर आइडेंटिकल, आप कोई भी 2 बॉल उठा लीजिए, कॉम्बिनेशन तो वैसा ही दिखेगा, ठीक है, 2 व्हाइट बॉल का, सिमिलर व्हाइट बॉल्स का। अब कोई दूसरी 2 बॉल उठा लीजिए, 9th और 10th वाली उठा लीजिए, तो भी कॉम्बिनेशन वैसे ही दिखेगा। तो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन वी हैव ऑफ 2 बॉल्स, ठीक है, हैविंग 2 बॉल्स, तो बच्चों एक ही बनेगा, कितना, एक। और 3 बॉल्स की बात करूं कि 3 बॉल्स के कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, तो अगेन 1। तो बच्चों सिंपल सी बात है, 10 बॉल्स अगर है तो 1 के कितने कॉम्बिनेशन, 1, 2 के कितने कॉम्बिनेशन, 1, 3 के कॉम्बिनेशन, 1, 4 के कॉम्बिनेशन, 1, 10 में से 10 उठा के कितने कॉम्बिनेशन, 1। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछूं तो 1 का 1, 2 का 1, 3 का 1, अप टू 10 का 1, कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ पर p ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, p अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, p अलाइक ऑब्जेक्ट्स आर देयर, तो उसमें से कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, टेकिंग एटलीस्ट वन थिंग, टेकिंग एटलीस्ट वन बॉल या टेकिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। तो बच्चों इसका मतलब p में से 1 सेलेक्ट करने का तरीका 1, 2 सेलेक्ट करने का तरीका 1, 3 सेलेक्ट करने का तरीका 1, और p में से पूरी p सेलेक्ट करने का तरीका भी 1। तो 1 1 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा बच्चों, p टाइम्स। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस p आ जाएगा बच्चों, ठीक है, क्लियर। तो अलाइक में ये ध्यान रखिएगा, ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर कहता है हर बॉल डिफरेंट थी, इसलिए मैंने हर बॉल को चांसेस दिए कि आपको सेलेक्ट करूं या रिजेक्ट करूं, क्योंकि मैं ब्लैक को सेलेक्ट कर रहा हूं या मैं व्हाइट को सेलेक्ट कर रहा हूं, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं ब्लैक को रिजेक्ट कर रहा हूं और व्हाइट को सेलेक्ट कर रहा हूं, ये अलग चीज है। पर यहाँ पे बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहली बॉल को बोलूं आपको सेलेक्ट करूं, रिजेक्ट करूं, सेकंड को बोलूं रिजेक्ट करूं, तो वो मेथड काम नहीं करेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पहली को सेलेक्ट करूं या चौथी को सेलेक्ट करूं, बात एक ही है। तो बस मुझे ये मतलब है कि मैंने कितनी बॉल सेलेक्ट की है, कौन सी बॉल सेलेक्ट की है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो मैं पहली और दूसरी और तीसरी और चौथी बॉल को क्यों भाव दूं कि आपको सेलेक्ट करूं कि नहीं करूं, सिंपल सी बात है, मुझे तो एक सेलेक्ट करनी, कोई सी भी कर सकता हूं, ठीक है बच्चों, सब एक ही जैसी दिखेंगी, क्लियर। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर ये वाला मेथड यूज होता है। तो बच्चों इसको हम टोटल समराइज करें कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थे बच्चों, कितने, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से बच्चों p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, ठीक है बच्चों। ऐसे मान लीजिए 100 बॉल्स हैं आपके पास, उनमें से 30 बॉल्स जो हैं वो एक जैसी हैं, अलाइक हैं, 30 बॉल्स व्हाइट कलर की, ठीक है। क्यू आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड, मतलब ये 20 बॉल्स मान लेते हैं, कितनी बच्चों, 20 बॉल्स है एक जैसी ब्लैक कलर की, ठीक है, ये और ये अलग अलग टाइप की हैं, क्लियर। और बाकी जो बचती हैं बच्चों कितनी बच जाएगी, n माइनस पी माइनस क्यू, ये रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। बाकी 50 बॉल्स हैं वो सारी की सारी हर बॉल डिफरेंट है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं पूछूं कि देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, तो बच्चों अब कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब यहां पर थोड़ा सा धर्म संकट है कि हम ये वाला रूल फॉलो करें या ये वाला रूल फॉलो करें, क्योंकि जब हम एटलीस्ट 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें वो भी केस आएगा जब हमने 3 बॉल सेलेक्ट की हैं, और वो 3 बॉल अगर हमने ये पी वाले में से सेलेक्ट की है बच्चों, तो 3 सेलेक्ट करने का तरीका तो एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल है व्हाइट बॉल्स मान लेते हैं। और या मैंने 3 बॉल्स ये क्यू वाले में से सेलेक्ट किए, तीनों की तीनों इसमें सेलेक्ट करूंगा तो भी एक ही तरीका। लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं क्या करूं, ये जो 3 बॉल सेलेक्ट किए मैं इसमें से सेलेक्ट करूं, विच आर ऑल डिफरेंट। तो 3 बॉल इसमें से सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों, n माइनस पी माइनस क्यू में से 3 सेलेक्ट करने के तरीके कितने आएंगे, n माइनस पी माइनस क्यू C3। तो प्रॉब्लम यही है कि मुझे पता ही नहीं है कि 3 में इसमें से सेलेक्ट करूं, इसमें से करूं, इसमें से करूं, लेकिन मुझे एटलीस्ट 1 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो बच्चों हम क्या करते हैं इसके लिए, हम एक काम करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं ये पी अलाइक जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सेलेक्ट करूं ही करूं। तो बच्चों मैं क्या करूंगा कि टोटल मेरे पास पी अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऐसे मान लीजिए कि पी व्हाइट कलर की बॉल्स हैं, आइडेंटिकल व्हाइट कलर की बॉल्स हैं। तो इसके पास क्या करूंगा, या तो मैं एक सेलेक्ट करूंगा बच्चों एक तरीका, या तो 2 सेलेक्ट करूंगा एक तरीका, या 3 सेलेक्ट करूंगा एक तरीका, या फिर पी की पी सेलेक्ट करूंगा एक तरीका। तो 1 1 1 1 कितने तरीके आ जाएंगे बच्चों, पी। तो टोटल पी तरीकों से मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूं टेकिंग एटलीस्ट 1। पर बच्चों मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ही, इस बात की तो कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है, हर केस में मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ऐसी श्योरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, +1 करेंगे। +1 का मतलब है एक वो भी केस लूंगा मैं जब मैं इनमें से कोई भी एक बॉल सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, या पी अलाइक ऑब्जेक्ट्स में से एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो बच्चों हम क्या कहेंगे कि 1 का मतलब है कि जब पी में से कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, और पी का मतलब क्या है, पी मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं या टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जब मैंने पी में से कम एक बॉल को सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं, पी अलाइक ऑब्जेक्ट्स में से एक उठाऊं एक तरीका, 2 उठाऊं एक तरीका, 3 उठाऊं एक तरीका, सारे तरीके हैं, ठीक है।
कितने पी की पी उठाऊं तो टोटल कितने तरीके होंगे बच्चों पी, और प्लस वन एक वो तरीका होगा जब मैं एक भी ना उठाऊं। ये क्यों ऐड किया, यहां पे क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पी में से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। यहां पर क्या है कि पी में से एटलीस्ट वन सेलेक्ट करने के तरीके तो पी हो गए बच्चों, लेकिन हो सकता है कि ना भी करूं, तो इसका मतलब प्लस वन मतलब एक वो तरीका जब मैंने एक भी पी में से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्या करेंगे हम क्यू की बात करते हैं, तो क्यू भी अलाइक है आपस में, ठीक है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये पी वालों से डिफरेंट है। क्लियर, तो जैसे ये व्हाइट बॉल्स है तो ये मान लीजिए क्यू ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों कंपल्शन तो है ही नहीं कि मैं हर कॉम्बिनेशन में इसको सेलेक्ट करूंगा ही करूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, या तो एक सेलेक्ट करूं तो एक तरीका, दो करूं तो एक तरीका, तीन करूं तो एक तरीका, इसमें से क्यू के क्यू सेलेक्ट कर लूं तो एक तरीका, तो टोटल कितने तरीके क्यू, तो क्यू तरीके हो गए, टेकिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दीज क्यू अलाइक ऑब्जेक्ट्स। और प्लस वन का मतलब है कि टोटल क्यू तरीके तो कम से कम एक उठाने के, प्लस वन मतलब एक भी ना उठाने का। ठीक है, तो टोटल ये तरीके हो गए, तो हम इसको बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग क्या बोल सकते हैं बच्चों, एटलीस्ट वन और नन। ठीक है, एटलीस्ट वन और नन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दीज, और क्यू प्लस वन मतलब सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन और नन। ठीक है, एटलीस्ट वन के बोल रहा हूं बच्चों 1 2 3 अप टू क्यू पूरी, ये क्यू तरीके, या नन मतलब प्लस वन, एक भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनटू। ठीक है, अब हम जाते हैं डिफरेंट बॉल्स पे, तो बच्चों डिफरेंट बॉल की बात करें तो यहां भी कोई कंपल्शन नहीं कि सेलेक्ट करना ही है हर कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब पहली बॉल को सेलेक्ट करूं या ना करूं, दो तरीके, दूसरी को सेलेक्ट करूं या ना करूं, दो तरीके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार करूंगा, जितने की ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 रेज़ टू द पावर जितने ऑब्जेक्ट हैं n माइनस पी माइनस क्यू। तो बच्चों यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो मैंने क्या किया है, यहां मैंने हर बॉल को सेलेक्ट और रिजेक्ट करने के सारे चॉइसेस दिए हैं। ठीक है, इसमें से भी मैंने सेलेक्ट करने के चॉइसेस भी दिए और एक भी सेलेक्ट ना करें वो भी केस लिया है। इसमें भी मैंने क्यू में से कम एक सेलेक्ट करने के तरीके लिए और एक भी नहीं लेना है वो भी तरीका भी लिया है। और यहां पर तो मैंने ऑलरेडी क्या किया, हर बॉल को सेलेक्ट और रिजेक्ट होने के सारे ऑप्शंस दिए हैं 2 की पावर करके। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसमें इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट और नन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये भी होगा कि केस वो भी आएगा जब मैंने ना तो ये सेलेक्ट किया, वन तरीका ऐड कर रखा है ना, एक वो भी केस होगा जब क्यू में से भी कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया और यहां पर भी हर बॉल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सबको दो दो चॉइसेस दिए, तो हर बॉल को या हर ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस जो मैंने लिखे हैं इनमें वो केस भी आ जाएगा एक, केवल एक, जब मैंने इसमें से किसी में से भी कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो उसमें ये केस इंक्लूडेड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं करना है। इसलिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे हमारे पास उसमें से हम क्या कर देंगे, -1। तो -1 करने के बाद क्या बचेगा, दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आगे समझ में, तो एटलीस्ट वन सेलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन के कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे आपके पास। क्लियर। सो बच्चों हम लोग टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि आउट ऑफ 3 डिफरेंट मैथ्स बुक्स, मैथ्स की 3 बुक्स हैं, डिफरेंट हैं, M1 M2 M3 नाम मान लेते हैं, और 4 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स P1 P2 P3 P4 एंड 5 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स लाइक C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, आउट ऑफ दीज गिवन बुक्स हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस और कलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस। देखिएगा ये अलग अलग टर्म्स हैं जो यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही है कि सेलेक्ट करना है। सेलेक्शंस की बात करें, ये कॉम्बिनेशन ये तुम जानते हैं एक ही होता है। कलेक्शंस की बात करें तो कलेक्शन में भी आप क्या करते हो बच्चों, सेलेक्ट ही करते हो। ठीक है, सेलेक्ट करके कलेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो दीज 3 डिफरेंट वर्ड्स आर हैविंग द सेम मीनिंग। तो पूछा है कैन बी मेड सच दैट ईच सेलेक्शन कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। तो हमको सिलेक्शंस बनाने हैं, लेकिन हर सिलेक्शन में, हर कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए बच्चों, हर सब्जेक्ट की कम, देखिए हर सब्जेक्ट की इसमें बोला है 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, मतलब बच्चों उन कलेक्शन में हर सब्जेक्ट की केवल एक ही बुक होनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 बुक। ठीक है, तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल सा टोटल कॉम्बिनेशन का सवाल ही नहीं हुआ। ये तो क्या हुआ कि वी हैव टू सेलेक्ट 1 बुक ऑफ मैथमेटिक्स, 1 बुक ऑफ फिजिक्स एंड 1 बुक ऑफ केमिस्ट्री। सिंपल, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा 3 बुक्स का। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब हमें मैथ्स की एक बुक सेलेक्ट करनी है तो 3 में से एक बुक सेलेक्ट करने के तरीके 3C1, और फिजिक्स की एक बुक सेलेक्ट करनी है 4C1, और यहाँ पर केमिस्ट्री की एक बुक सेलेक्ट करनी है 5C1। तो इन टोटल तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, टोटल 3 बुक का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 3 बुक्स का कॉम्बिनेशन जिसमें 1 बुक इज ऑफ मैथ्स, 1 इज ऑफ फिजिक्स एंड 1 इज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा सवाल हो गया। सेकंड पे चलते हैं बच्चों,
एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। अब हमको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, टोटल कॉम्बिनेशंस बनाने पर कंडीशन ये है कि उन कॉम्बिनेशंस में हर सब्जेक्ट की कम से कम एक बुक होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है कि हमें मैथ्स की कम से कम एक बुक सेलेक्ट करनी है, फिजिक्स की कम से कम एक बुक सेलेक्ट करनी है, एंड केमिस्ट्री की कम से कम एक बुक सेलेक्ट करनी है, एंड ऑल द बुक्स आर डिफरेंट, ठीक है बच्चों। तो कम से कम एक बुक सेलेक्ट करनी है, ऐसा हमसे पूछा है। तो एक काम करें बच्चों, इसमें क्या करेंगे कि हम अगर मैथमेटिक्स की बुक बात करते हैं तो इसका मतलब हमें कम से कम एक बुक सेलेक्ट करनी है और ऑल द 3 बुक्स आर डिफरेंट। तो बच्चों कैसे करेंगे, ये आंसर हो जाएगा 2⁻³ और कम से कम एक तो करनी है, इसका मतलब वो केस सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। जब हमने मैथ्स की बुक नहीं ली है तो क्या होगा बच्चों, 2⁻³ - 1। नाउ इनटू करेंगे बच्चों, क्या द नेक्स्ट टास्क क्या है हमारे पास, फिजिक्स की कम से कम एक बुक सेलेक्ट करनी है, तो ये हो जाएगा 2⁻⁴ - 1। क्यों, जिसमें फिजिक्स की एक भी बुक सेलेक्ट नहीं की है वो केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और इन सिमिलर फैशन वी कैन गो फॉर द केमिस्ट्री बुक्स ऑल्सो। तो केमिस्ट्री की कम से कम एक बुक सेलेक्ट करने के वेज हो जाएंगे 2⁵ - 1। तो बच्चों ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर ऑफ सेकंड प्रॉब्लम। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, टेकिंग एटलीस्ट वन बुक, टेकिंग एटलीस्ट वन बुक विदाउट एनी कंडीशन। तो बच्चों उसमें सिंपल सा बोला है कि कम से कम एक बुक लेनी है, चाहे वो फिजिक्स की हो केमिस्ट्री, उससे मतलब नहीं है, हमें टोटल कॉम्बिनेशन बनाने हैं। पर एक्चुअली कोई भी कॉम्बिनेशन खाली नहीं होना चाहिए, कम से कम एक बुक आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट की आ जाए। तो बच्चों सिंपल सा प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि हमें केमिस्ट्री की बुक लेनी है, मैथ्स की लेनी है या फिजिक्स की लेनी है। हमारे पास हम बोल सकते हैं इन टोटल कितनी बुक्स हैं बच्चों, 1 2 3 और ये 4 काउंट करेंगे 7 और ये काउंट करेंगे कितनी हो गई बच्चों, 12 बुक्स हो गई। तो इन 12 बुक में से कम से कम एक बुक सेलेक्ट करनी है और सारी की सारी 12 बुक क्या है बच्चों, डिफरेंट है। ऑब्वियसली बात है, मैथ्स की बुक डिफरेंट ही है, बुक्स डिफरेंट है, बुक्स डिफरेंट है। तो वी हैव 12 डिफरेंट बुक्स, ठीक है, क्लियर। और अब उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैथ्स की या फिजिक्स की, सारी की सारी डिफरेंट है, 12 की 12। तो बच्चों इसका मतलब कम से कम एक बुक लेनी है, तो क्या करेंगे, पहली बुक लूं ना लूं दो तरीके, दूसरी बुक लूं या ना लूं दो तरीके, तीसरी बुक लूं या ना लूं दो तरीके। तो 2 × 2 × 2 हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स। तो 2⁻12 हो जाएगा बच्चों। और इसमें अब एक केस वो भी आ गया जब मैंने कोई भी एक भी बुक सेलेक्ट नहीं की है, लेकिन हमें कम से कम एक सेलेक्ट करनी है। इसका मतलब इन टोटल तरीकों में से एक वो केस माइनस कर दूंगा, एक वो तरीका माइनस कर दूंगा जब मैंने कोई भी बुक सेलेक्ट नहीं की है। तो -1 करने के बाद मेरे पास कौन से तरीके बचेंगे, I have selected at least one book out of these 12 books, ठीक है। और वही मुझसे पूछा at least one book सेलेक्ट करनी थी, ठीक है। आगे बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिएगा, आउट ऑफ 2 एप्पल्स 3 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस, ठीक है, ये 3 तरह के फ्रूट्स हैं आपके पास। हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस ऑफ फ्रूट्स कैन बी मेड इफ ईच सिलेक्शन हैज, 2 क्वेश्चन पूछे बच्चों इस पे, ठीक है, एटलीस्ट 1 फ्रूट। पहला क्वेश्चन है कि कितने तरह से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं ताकि हर सिलेक्शन में कम से कम एक फ्रूट होना चाहिए। अब यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया कि हर स्पीशीज का, कि एप्पल भी होना चाहिए, मैंगो, ऐसा नहीं, कम से कम एक फ्रूट होना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों हम एक बात करते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम है एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ एवरी स्पीशीज, मतलब जैसे वो था ना, ठीक है, हर बुक, हर सब्जेक्ट की कम से कम एक बुक। तो यहां बोला है कि हर स्पीशीज का कम से कम एक फ्रूट, हर स्पीशीज का मतलब मतलब जैसे 2 एप्पल में से कम से कम एक एप्पल, और 3 मैंगो में से कम से कम एक मैंगो, और 4 ऑरेंजेस में से कम एक ऑरेंज हमको लेनी है, ठीक है। तो लेकिन बच्चों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों एप्पल, ऑब्वियसली बात है एप्पल और ऑरेंज तो बच्चों अलग अलग होंगे, एप्पल और मैंगो भी अलग अलग होगा। लेकिन हम ये बात करें कि क्या दोनों एप्पल आइडेंटिकल है कि नहीं है, तो इसके लिए बच्चों यहां पर 2 केसेस दे रखे हैं, मतलब हमको ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और वो भी इन 2 केस के हिसाब से। पहला केस लेके इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा केस लेके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहले केस की मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। पहले केस में बोलता है फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर अलाइक, मतलब जो दोनों एप्पल हैं वो आपस में एक जैसे हैं, और तीनों मैंगोज जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं, अलाइक हैं, और चारों ऑरेंजेस अलाइक हैं। तो बच्चों इसमें अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 के केस में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस प्रॉब्लम का, उसका आंसर कितना हो जाएगा, मतलब फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर अलाइक, देन द फर्स्ट प्रॉब्लम इज वी हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट, दैट्स इट, एटलीस्ट 1 फ्रूट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए, अब कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करना है, जरूरी नहीं कि एप्पल को सेलेक्ट करूं ही, लेकिन दोनों एप्पल एक जैसे हैं। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, या तो 2 में से एक एप्पल लूं, एक तरीका, या दोनों एप्पल लूं, एक तरीका, बिकॉज एप्पल्स आर अलाइक। तो क्या होगा बच्चों, 2 तरीके हो जाएंगे, पर एप्पल लूं ऐसा जरूरी है, नहीं है। इसका मतलब +1 मतलब या तो मैं एप्पल ना लूं, दोनों एप्पल को रिजेक्ट कर दूं। तो बच्चों क्या बोलेंगे, या तो मैं दोनों एप्पल को रिजेक्ट करूं, एक तरीका, या मैं एक एप्पल लूं, एक तरीका, या फिर मैं दोनों एप्पल लूं, एक और तरीका, ठीक है। तो 2 तरीके क्या है, एटलीस्ट 1 एप्पल सेलेक्ट करने के, और ये +1 तरीका क्या है, एक भी एप्पल सेलेक्ट न करने का तरीका, ठीक है, जैसा आगे हमने डिस्कस किया था। ऐसे ही बच्चों हम जाएंगे 3 मैंगोस की बात करेंगे, तो 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 3 तरीके, या एक भी ना लूं। या फिर बच्चों आगे बात करें, थोड़ी सी बच्चों यहाँ पर जगह की स्पेस का प्रॉब्लम है, तो मैं इसको थोड़ा सा
इस तरफ ले आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, केस नंबर 1, ठीक है, केस फर्स्ट, और इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। तो क्या करना था बच्चों, फिर से लिख लेते हैं, फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर लाइक, और सारी चीजें देख लीजिए। पहला क्या था, एटलीस्ट 1 फ्रूट, ठीक है। तो इसका मतलब 2 एप्पल सेलेक्ट करें बच्चों, 1 एप्पल करें या 2 करें या 1 भी ना करें, इतने तरीके। 3 मैंगो में से 1 करें, 2 करें, 3 करें, या फिर 1 भी ना करें, या फिर 4 ऑरेंज में से बच्चों 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, या 1 भी ना करेंगे, ठीक है बच्चों। टोटल इतने तरीके आ गए, पर इनमें एक तरीका वो भी आ गया जब मैंने ना तो दोनों एप्पल में से कुछ सेलेक्ट किया, नहीं मैंने मैंगो सेलेक्ट किया और नहीं ऑरेंज सेलेक्ट किया, सबको रिजेक्ट किया। तो बच्चों इसका मतलब ये टोटल जो वेज हैं इनमें से एक वो तरीका माइनस कर दो जब मैंने एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं किया है। तो टोटल कौन से केसेस आ जाएंगे, जब मैंने एटलीस्ट 1 फ्रूट सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब बच्चों इसी में केस फर्स्ट में सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। We have to select at least 1 fruit of every species। ध्यान रखिएगा, अब हर स्पीशीज का कम से कम 1 फ्रूट सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्लियर। मतलब एक एप्पल भी लेना है, एक मैंगो भी लेना है कम से कम, और कम से कम एक ऑरेंज भी लेनी है बच्चों। कंडीशन ये कि वही केस नंबर 1, फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर अलाइक। तो बच्चों क्या करेंगे, जब दोनों एप्पल अलाइक हैं, या तो मैं 1 एप्पल लूंगा या 2 एप्पल लूंगा। कितने तरीके हो गए बच्चों, 2 तरीके, क्योंकि मुझे कम से कम 1 तो लेना ही है। समझ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और दोनों अलाइक हैं। ऐसे 3 मैंगोज हैं, तो 1 मैंगो लूं या 2 लूं या 3 लूं, कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों, 3। ऐसे ही 4 ऑरेंजेस की बात करें, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं या 4 लूं, कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों, 4। तो इसमें कुछ भी हमको माइनस प्लस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हर फ्रूट, दोनों एप्पल में से कम 1 एप्पल लिया है, और तीनों मैंगो में से कम 1 मैंगो लिया है, और 4 ऑरेंजेस में से हमने कम 1 ऑरेंज लिया है, और यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो बच्चों केस नंबर 2 में ये क्या बोल रहा है कि सिंपल सी बात है, अब जो एप्पल्स हैं ना दोनों आपस में सेम स्पीशीज की जो फ्रूट्स हैं वो भी डिफरेंट मानने हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें कि टेकिंग एटलीस्ट 1 फ्रूट, तो हमको कम से कम 1 फ्रूट लेना है बच्चों। तो इस प्रॉब्लम जैसे क्या करेंगे कि सारे फ्रूट्स अलग अलग हैं, 2 एप्पल हैं, A1 A2, ऐसे 3 मैंगोज हैं, M1 M2 M3, और ऐसी 4 ऑरेंजेस हैं, O1 O2 O3 O4। तो हमको कम से कम 1 फ्रूट लेना है, दैट्स इट, कम से कम 1, सब में से नहीं, टोटल में से ही कम से कम 1 फ्रूट लेना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, टोटल कितने फ्रूट्स हैं, 2 3 ये हो गया 5 और 4 9, और सारे के सारे 9 फ्रूट्स डिफरेंट हैं। तो बच्चों पहला फ्रूट लूं या ना लूं, दूसरा फ्रूट लूं या ना लूं, तीसरा फ्रूट लूं या ना लूं, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों, 2⁹9। बच्चों इसमें एक केस वो भी आएगा जब मैंने एक भी फ्रूट नहीं लिया पूरे 9 में से, तो उसको माइनस कर देंगे। तो बच्चों क्या आ जाएगा, टेकिंग एटलीस्ट 1 फ्रूट, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम का आंसर आ गया। ऐसे बच्चों सेकंड प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड प्रॉब्लम में बोलता है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ एवरी स्पीशीज, तो हर स्पीशीज का कम से कम 1 फ्रूट लेना है। तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, 2 एप्पल्स थे, तो पहला एप्पल लूं या ना लूं, 2 तरीके, और दूसरा एप्पल लूं या ना लूं, 2 तरीके, तो टोटल वेज हो जाएंगे 2⁻²। पर इसमें एक केस वो भी हो गया बच्चों जब मैंने एक भी एप्पल नहीं लिया, लेकिन मुझे कम से कम 1 एप्पल तो सेलेक्ट करना है, इसका मतलब वो वाला केस माइनस कर देंगे इनटू। अब बच्चों क्या गया, 3 मैंगोज थे, उन पे गए, तो फर्स्ट मैंगो सेलेक्ट करे ना करे, 2 तरीके, फिर से बच्चों वही है ना, 2⁻3, और एक भी नहीं सेलेक्ट किया, ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही ऑरेंजेस की बात करते हैं, 2⁴ -1। तो बच्चों ये कौन सा केस आ गया कि हमने कम से कम 1 एप्पल सेलेक्ट किया, कम से कम 1 मैंगो और कम से कम 1 ऑरेंज, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम का आंसर है, ठीक है। तो बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अ शॉपकीपर प्लेसेस बिफोर यू एंड डिफरेंट बुक्स, ठीक है, ईच हैविंग P कॉपीज। इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक शॉपकीपर ने आपके सामने कितनी बुक्स रख दी आपके पास, एंड डिफरेंट टाइप की बुक रखी हैं, ठीक है, एंड वैरायटीज की बुक रखी है, डिफरेंट वैरायटीज की, लेकिन हर वैरायटी के या हर बुक के एग्जैक्टली कितनी कॉपीज हैं उसके पास, P कॉपीज हैं। मतलब ऐसे समझते हैं कि मैथ्स की 12th की NCERT की जो बुक है आपकी, ठीक है, वो उसने आपके सामने रखी, और उसकी कितनी एग्जैक्टली एक जैसी, ऑब्वियसली बात है बच्चों, NCERT 12th आप देखोगे NCERT तो सारी एक जैसी दिखेंगी, तो ऐसी P कॉपीज इसकी रख दी। ऐसे आप HC वर्मा वॉल्यूम 1 लेने गए, ठीक है, HC वर्मा वॉल्यूम 1 भी उसने आपके सामने रख दी, ठीक है। HC वर्मा वॉल्यूम 1 जो है वो कितनी बुक्स हैं, P कॉपीज हैं एग्जैक्टली, और वॉल्यूम 2 की भी P कॉपीज हैं। ऐसे बच्चों आप केमिस्ट्री में गए, 11th की NCERT की जो बुक थी वो भी उसके आपके सामने कितनी P कॉपीज रखी है, एग्जैक्टली एक जैसी P कॉपीज। तो इसका मतलब बच्चों कितने वैरायटी की बुक है, N वैरायटी की बुक्स हैं, और हर वैरायटी के कितने कॉपीज हैं, P कॉपीज हैं। तो सवाल पूछा है तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड, तो टोटल कितने सिलेक्शंस आप बना सकते हैं। ऑब्वियसली बात है बच्चों, जब डिफरेंट सिलेक्शंस की बात कर रहा है, इसका मतलब यू हैव टू टेक, यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1 बुक। मतलब आप खाली आ जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं कहलाएगा ना, इसका मतलब कम से कम 1 बुक लेके जानी है आपको ना, ऐसा नहीं कि कौन सी लेनी है, कोई सी भी, कम से कम 1 बुक लेके जानी है ताकि आपका सिलेक्शन बन जाए। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा
मैं जाऊंगा मैथ्स 12th की एनसीईआरटी जो पहली बुक है मेरी, उसकी पी कॉपीज है मेरे पास, या तो मैं एक लूंगा एक तरीका, दो लूंगा तो भी एक ही तरीका, क्योंकि ऑल द मैथ्स बुक्स आर आइडेंटिकल। ये वाली बुक जो है पी कॉपीज आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब या तो इसको मतलब सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों, पी तरीके। या जरूरी नहीं है ना कि मैं ये वाली बुक सेलेक्ट करूं ही सही बच्चों, अगर मैं नहीं लेना चाहता हूं तो उसका भी एक तरीका है, सेलेक्ट ना करूं। ऐसे ही मैं एच वर्मा वॉल्यूम 1 के पास गया, वॉल्यूम 1 बुक रखी थी मेरे पास, ठीक है, उसकी पी कॉपीज थी, या तो मैं एक उठा लूं या दो उठा लूं, 2 कॉपीज 3 कॉपीज 4 कॉपीज, कॉपीज आर आइडेंटिकल, बट ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब बच्चों या तो मैं एक उठाऊं या 2 उठाऊं 3 उठाऊं या पी की पी उठाऊं, कितने तरीके पी। यह हो सकता है अच्छी बार मैं वॉल्यूम 1 में ना लूं, तो इसको ना सेलेक्ट करने का भी एक तरीका बच्चों। ऐसे ही थर्ड बुक के पास जाऊंगा तो अगेन वी हैव p+1 वेज। आ रहा है बच्चों समझ में, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, क्लियर, क्योंकि बच्चों n बुक्स हैं, कोई दिक्कत है। इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, p+1 लेकिन बच्चों इसमें क्या हुआ कि ये मैंने क्या किया है कि मैं हर बुक के पास गया हूं और मैंने क्या 2 चॉइसेस दिए, या तो मैं एक उठाऊं 2 उठाऊं या कुछ भी ना उठाऊं, एक उठाऊं 2 उठाऊं 3 उठाऊं पी उठाऊं, ये एक भी ना उठाऊं, तो ये वाले। ऐसे ही मैंने दूसरी बुक को भी सारी चॉइसेस दी हैं। तो बच्चों इसका मतलब इन सबको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें एक केस वो भी आएगा जब मैंने एक भी बुक सेलेक्ट नहीं की है, तो वो मैं बच्चों क्या कर दूंगा, यहां से सबट्रैक्ट कर दूंगा, -1 कर दूंगा। तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास इस प्रॉब्लम का, मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों p+1 रेज़ टू द पावर n -1, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब वी आर सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 बुक हियर, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगे। अगले प्रॉब्लम की बच्चों बात करते हैं। अगला प्रॉब्लम है, एवरी वन ऑफ द 10 अवेलेबल लैंप्स कैन बी स्विच्ड ऑन टू इल्यूमिनेट अ सर्टेन हॉल, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड इज। तो बच्चों क्या है, एक हॉल के अंदर आप गए और वहां पे 10 लैंप जो थे वो लगे हुए थे। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, आप जब हॉल के अंदर जाएंगे तो जो 10 लैंप लगे होंगे, ऑब्वियस सी बात है बच्चों उनकी पोजीशन एक ही होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही लैंप उसके ऊपर दूसरा लैंप तीसरा लैंप, ऑब्वियस सी बात है एक हॉल के अंदर 10 अलग अलग पोजीशन पे 10 लैंप लगे, 10 अलग अलग पोजीशंस पे लैंप लगे हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो बच्चों लैंप अगर एक जैसे भी हैं तब भी मैं उनको डिफरेंट ही काउंट करूंगा, क्योंकि उनकी पोजीशन अलग है। लेफ्ट वाला लैंप, राइट वाला लैंप, ठीक है, सेकंड कॉलम वाला लैंप, सीलिंग वाला लैंप, ठीक है बच्चों। इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास 10 अवेलेबल लैंप हैं एक हॉल के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात, ये सारे लैंप हमको डिफरेंट ही कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी पोजीशंस अलग है, ठीक है। लेफ्ट वाले का जलना, राइट वाले का जलना अलग अलग बातें, ठीक। या जलने का मतलब बच्चों इल्यूमिनेट है, आप जला मत दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों इसमें बोला क्या है कि एवरी वन ऑफ द अवेलेबल लैंप कैन बी स्विच्ड ऑन, मतलब बच्चों हर लैंप में इतनी कैपेसिटी है कि अगर आप उसको फिर से जलाना नहीं है, स्विच ऑन करना है, अगर आप उसे स्विच ऑन कर देंगे तो रूम आपका इल्यूमिनेट हो जाएगा, आपके रूम में उजाला हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, ठीक है। तो बच्चों इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन इल्यूमिनेट द हॉल। तो बच्चों सिंपल सी बात है, कोई भी 2 लैंप अगर मैं स्विच ऑन कर दूं तो भी हॉल इल्यूमिनेट हो जाएगा, 3 करूंगा तो भी रूम इल्यूमिनेट हो रहा है, और 1 करता हूं तो भी इल्यूमिनेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चों एक ये वाला करूंगा लेफ्ट वाला तो अलग बात है, राइट वाले से करूंगा तो वह एक अलग बात है, लेकिन सारे के सारे वे से इल्यूमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि कितने तरह से रूम इल्यूमिनेट कर सकते हैं, उतने ही तरीकों से कर सकते हैं जितने तरीकों से मैं कम से कम 1 स्विच ऑन कर दूं। मैं क्या करूं, कम से कम 1 अपना ये स्विच मतलब जो अपना लैंप है उसे स्विच ऑन कर देता हूं, ठीक है। इसका मतलब बच्चों कोई भी 1 लैंप स्विच ऑन करने के तरीके, ठीक है। तो बच्चों फिर से क्या है, यहां पर वही कॉम्बिनेशन का सवाल है, तो हम सीधा सीधा करेंगे कि पहला लैंप स्विच ऑन करें ना करें 2 तरीके, दूसरा लैंप स्विच ऑन करें ना करें 2 तरीके। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों 10। अब बच्चों इसमें केस वो भी आ गया जब मैंने क्या किया, कोई भी लैंप स्विच ऑन नहीं किया है तो उस केस में इल्यूमिनेट नहीं होगा हॉल, तो वो वाला केस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए जिसमें हमने कम से कम 1 लैंप को स्विच ऑन किया है टू इल्यूमिनेट द हॉल। तो इतने तरीकों से बच्चों किया जा सकता है इल्यूमिनेट, ठीक है। 1023